आज हम पढ़ेंगे किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में, जो कि है हमारे क्लास 7 की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का। तो यहाँ से आज हम किंग्स एंड किंगडम्स वाले चैप्टर के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पहले हम देखें तो जो हमारी मैनी न्यू डायनेस्टीज emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. तो बहुत सारी जो डायनेस्टीज़ थी ना वो 7 सेंचुरीज़ के बाद देखने को आई कि वो रूल कर रही हैं अलग अलग जो पार्ट्स हैं इंडिया के वहाँ पर। अब बात करें तो यहाँ मैप में देख लें हम लोग, तो मैप में ये वाले सेक्शन पे थे चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान वगैरह का नाम आपने सुना होगा, वो वाले थे। और ये रहा हमारा गुर्जर प्रतिहार, ये जो मिडल वाला सेक्शन था ये गुर्जर प्रतिहार के पास था। यहाँ पर हमारे परमार्स थे और यहीं पर हमारे चंदेल्स थे। ठीक है, बात करें फिर हम अगर सदर्न इंडिया में जाएं तो सदर्न इंडिया में कौन थे, हमारे राष्ट्रकूट थे। ठीक, राष्ट्रकूट कौन से वाले एरिया में थे, तो मलखेड़ या फिर मान्यखेड़ जिसे कहते हैं। वहीं चोलास थे एंड चेरास एंड पांड्यास जो हैं वो भी तमिल वाले एरियाज़ में थे। और जो ये हैं हमारे चेरास, ये कहाँ थे, तो ये हमारे हाँ ये चेरा वाले हमारे थे केरला साइड के, केरला चेरा। एंड चोलास जो थे ये हमारे थे आंध्रा साइड वाले। ठीक है, तो इस तरीके से ना बहुत सारी डायनेस्टीज़ जो हैं वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में रूल कर रही थी जगह जगह पे। ये असम वाला एरिया इसे हम कहते थे कामरूप। ठीक है, तो ढेर सारे, एक हमारा कन्नौज वाला एरिया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। ठीक है, बाकी इधर अरब ऑफ मुल्तान थे, अनट, तो ढेर सारे क्या थे ना हमारे रूलर्स थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉकेट, गुर्जर, प्रतिहास, राष्ट्रकूट, पालास, चोल्स एंड चहमान कैन यू डिपेंड द प्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर विच दे एक्सरसाइज कंट्रोल। तो मैंने बताया अभी, जैसे ये यूपी का हो गया, ये राजस्थान वाला एरिया हो गया, मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, रीजन हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, उत्कल वगैरह, उत्कल क्या है, उड़ीसा का है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये हमारी क्या थी, ये तो हमारा इंडियन सब कंटिनेंट था। कब की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है हमारी 7th सेंचुरी की बात हो रही है। आगे बढ़े इसी के साथ, द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, तो कैसे न्यू डायनेस्टीज़ जो है ना वो एग्जिस्टेंस में आई, कैसे बढ़ी। तो बाई द 20th सेंचुरी देयर वेर अ बिग लैंड लॉस, वहाँ पे बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, वॉरियर चीफ्स हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे। जैसे कि कहीं पे जिसका ज़्यादा योद्धा जो है उस एरिया का क्या होता था, उस सब कॉन्टिनेंट का लीडर बन जाता था, या फिर बड़ा जमींदार हुआ करता था। दो ही सूरत ही, यानी मतलब या तो आपके पास ज़मीन ज़्यादा हो या फिर आप अच्छी खासी वॉरियर वाले उसमें हो, जोन में हो, योद्धा वाले जोन में हो। तो ऐसे ही करके क्या हो रहा था ना, ढेर सारे चीज़ें, लोग आ रहे थे, बाहर आ रहे थे, सामने आ रहे थे। तो जो उस टाइम के किंग्स थे ना उन्हें उस नाम से एक्नॉलेज करते थे, उन्हें मानते थे देम एज दियर सबऑर्डिनेट्स। तो उन्हें अपना सबऑर्डिनेट मान लेते थे कि भाई ये हमारा ही आदमी है। एंड उन्हें क्या कहा जाता था, सामंस कहा जाता था। ठीक है, तो ये सामंस कहे जाने लगे और इन्हें ये दे वेयर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स और देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। तो मतलब ये छोटे छोटे रीजन्स के जो किंग होते थे ना, ये अपने ओवरलॉर्ड्स, मतलब जो इस एरिया का बड़ा वाला किंग होता था, इसको ये लोग गिफ्ट वगैरह देने जाते थे, ऐसा कहा जाता था उस टाइम पे। बी प्रेजेंट एट दियर कोर्ट्स, और उनके राज दरबार में भी प्रेजेंट होते थे। प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, जो इनकी मिलिट्री थी वो किंग को सपोर्ट करती थी। और जैसे ही सामंतास के पास ना और ज़्यादा पावर आती थी और संपत्ति आती थी, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंता। तो ये अपना ही नाम ना, जैसे पावर और प्रॉपर्टी बढ़ी, अपना नाम महासामंता कर लेते थे, या खुद को ही महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। महासामंता और महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, उसका मतलब होता था कि महान राजा। ठीक है, महान प्रभु, कहाँ का, अपने एरिया का, अपने सर्कल का, अपने जोन का, एंड सो ऑन। समटाइम्स दे सर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और जब पावर ज़्यादा होती थी ना तो वो खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देते थे, खुद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते थे। ठीक है, तो ये हो गई कहानी कि कैसे नई नई डायनेस्टीज़ आ रही हैं। अब भाई जब अपनी डायनेस्टीज़ ये लोग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली एक नया किंग बनने की कंडीशन इन लोग की आ जाती है। One such instance
एक एग्जाम्पल दें तो राष्ट्रकूट का, दक्कन में जो राष्ट्रकूट है, अभी हमने थोड़ी देर ऊपर वाले एरिया में देखा, तो वहाँ पे इसी का ये एग्जाम्पल है। इनिशियली दे वेयर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यस ऑफ कर्नाटक। पहले ये जो हमारे क्या कहते हैं ये आते कितने थे, तो ये चालुक्य के अंडर में आते थे। कौन? जो राष्ट्रकूट थे ये चालुक्य के अंदर में आते थे। लेकिन और ये राष्ट्रकूट कहाँ रूल कर रहे थे? तो कर्नाटका में। ठीक है, चालुक्य कहाँ के थे? तो कर्नाटका के थे, और कर्नाटका के अंदर में ही ये हमारे जो हैं वो राष्ट्रकूट वो रूल कर रहे थे। लेकिन बात करें तो आधे 18वीं शताब्दी में हुआ कि जो दंती दुर्ग है वो कौन हुआ करता था? दंती दुर्ग किसका चीफ था? तो ये दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट का चीफ था। इसने चालुक्य मतलब जो ओवरलॉर्ड थे जिनकी अंडर में थे, इन्हीं को इन्होंने उठा के फेंक दिया, ओवर थ्रू कर दिया। परफॉर्म द रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा। और इसने ना एक रिचुअल फॉर्म किया जिसे किस नाम से जाना गया? हिरण्य गर्भा नाम से जाना गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना कि एक ऐसा गोल्डन वॉर्म है, इसका मतलब होता है गोल्डन वॉर्म। ये रिचुअल इसलिए परफॉर्म किया जाता है किसकी मदद से? ब्राह्मण की मदद से, कि एक मतलब जीते जी तुम दोबारा जन्म ले लो, पुनर्जन्म हो जाता है तुम्हारा। ऑफ द सैक्रिफाइसर एज क्षत्रिय, तो मतलब जो सैक्रिफाइसर है क्षत्रिय दोबारा बन के पैदा हो जाता है बिना मरे ही। इवन ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। अगर वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो अगर वो हिरण्य गर्भ की वाली जो परंपरा है उसको पूरा करता है, पूजा करवाता है ब्राह्मण की मदद से, तो फिर वो उसका रीबर्थ हो जाता है, मतलब फिर वो क्षत्रिय बन जाता है। Wall relief from cave 15th Ellora showing Vishnu as Narasimha, the man lion. It is a work of the राष्ट्रकूट पीरियड। और फिर राष्ट्रकूट पीरियड में ही यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो पेंटिंग बनी है ये किसकी है? तो ये विष्णु जी की है, एज ए नरसिम्हा वाले अवतार की है। ये फोटो आप लोग इजीली देख सकते होगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। हालांकि पेंट जो ये है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, वॉल जो है इसमें क्रेविंग की गई, कार्विंग की गई है, सब पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये राष्ट्रकूट के टाइम की एक पेंटिंग है। आगे बात करें तो इन अदर केसेस मेन फ्रॉम एंटरप्राइजेस फैमिलीज आर यूज मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट दैट किंगडम्स। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मौर्याश्रमन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र वेयर ब्राह्मण्स। तो ये गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र कौन थे? ब्राह्मण्स थे। हु गिव अप दियर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटक एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। तो ये जो कदम्ब मौर्याश्रमण है ये ब्राह्मण थे, गुर्जर प्रतिहार भी ब्राह्मण थे। और पहले माना जाता था कि जो ब्राह्मण हैं वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई के काम आते हैं, वो क्षत्रिय नहीं बन सकते। लेकिन जैसे ये वाला सीन आया तो कदम्ब मौर्याश्रमण ये लोग जो थे इन्होंने ब्राह्मण फैमिली से थे, फिर भी इन्होंने अपने जो है वो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल जो इनका प्रोफेशन था, पारंपरिक प्रोफेशन था, उसको छोड़ के इन्होंने हथियार उठा लिए थे, आर्म्स उठा लिए थे, और उन्होंने किंगडम भी फॉर्म कर लिया था। ऐसा नहीं था कि ये अनसक्सेसफुल थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स, तो अब बात करते हैं इनके किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। तो मैनी ऑफ दीज किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा धीराजा। इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े टाइटल ले लिए थे भारी भरकम से, लाइक महाराजा धीराजा, त्रिभुवन चक्रवर्तन। ठीक है, इसका मतलब होता था लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स, त्रिभुवन चक्रवर्तन, तीनों लोगों के देवता, एंड सो ऑन। मतलब ऐसे ही ये टाइटल्स लिया करते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम दे ऑफन पावर विद सामंतास एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पेजेंट्स एंड द ट्रेडर्स एंड द ब्राह्मण्स। तो ये शेयर ना पावर जो इनके पास आती थी ये शेयर भी करते थे सामंतस के साथ, और अब पीजेंट्स के साथ में, ट्रेडर्स के साथ में, एंड ब्राह्मण्स के साथ में। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. तो जो रिसोर्सेस होते थे वो कहाँ से आते थे? तो वो आते थे पीजेंट से आते थे, जो वहाँ पे खेती किसानी करते थे, जो जानवर चराते थे, कैटल कीपर्स, जो कलाकार थे वो, और ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी वो प्रोड्यूस करते थे वो किसको जाता था? तो इन लोगों को जाता था, राजा लोगों को। समटाइम्स दीज वेर क्लेम्ड एज रेंट। तो इनको कभी कभी कहा जाता था कि तुम ना जो दे रहे हो वो रेंट है, दे दो इसको, तो उससे इन लोगों का काम चलता था। ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो व्यापार करते थे, व्यापारियों से भी टैक्स घसीट लिया जाता था, जिसको हम रेवेन्यू के नाम पे रखे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना
वो उनसे टैक्स के टाइम पे या जो भी प्रोड्यूस करते थे उसमें से रेंट के नाम पे इन लोगों से ले लिया जाता था। 400 टैक्सेस। अब बात करें तो लगभग एक इंस्क्रिप्शन मिलता है चोल का, हु रूल्ड इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु वाले एरिया में रूल कर रहे होते हैं। तो लगभग 400 टर्म्स डिफरेंट काइंड्स के जो टैक्सेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं इधर। पहला एक टैक्स होता है वित्ती, ठीक है, टेकन नॉट इन कैश बट फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो जो वित्ती वाला था ना, इसमें क्या करते थे, ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी, ठीक है, ज़बरदस्ती मजदूरी करवा ली जाती थी। और एक कदमाई नाम का था, तो ये लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, मतलब ज़मीन पे टैक्स देना। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग ऑन द हाउसेज, द यूज़ ऑफ लैडर, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मकान बनवाना, जो कच्चे मकान होते थे उस तरीके के मकान बनवाना। द यूज़ ऑफ लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज, अगर पाम ट्रीज पे चढ़ रहे हो उस पर जो लैडर है तो उसके लिए भी तुम्हें टैक्स देने पड़ेंगे। और सेस एंड सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, अगर तुम अपनी पप्पा की प्रॉपर्टी ले रहे हो वापस, अपने पप्पा से प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें तुमको सक्सेशन टैक्स भी देना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ में उन्होंने टैक्सेस लगा दिए थे। कितने टाइप के टैक्सेस थे, तो 400 टैक्सेस थे। कहाँ से पता चलता है, तो चोल इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है। जो इंस्क्रिप्शन क्या होता है भाई, गड़वा के लिखवा देते थे कहीं पे, है ना, स्टोन्स वगैरह पे, इन सारी चीज़ों पे वो लोग कार्विंग करवा देते थे, वो केयर देते थे उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, तुम बताओ क्या आजकल आज ऐसे टाइप के कोई टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह पे टैक्सेस, या फिर हाउस बनाने पे? तो हाँ भाई, आज भी टैक्सेस तो लिए जाते हैं, हाउस टैक्सेस वगैरह हैं, इस टाइप के टैक्सेस हैं, वाटर टैक्सेस हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आज के टाइम पे लिए जा रहे हैं। बट हाँ, उनका प्रॉपर तरीका है किस तरीके के हैं टैक्सेस, तो हालांकि आज भी बहुत सारी हैं, इनकम पे भी टैक्सेस लिए जा रहे हैं। तो टैक्सेस है सोर्स ऑफ इनकम, तो टैक्सेस ही हैं हमारे, आज भी लिए जा रहे हैं। बट उस टाइम पर लगभग 400 टैक्सेस होते थे जो कि बिना फिजूल के लगा दिए जाते थे, कि अगर आप अपने पप्पा की प्रॉपर्टी इनहेरिटेड कर रहे हो तो उसमें भी टैक्सेस लगा दिए गए। दीज रिसोर्सेज वेयर यूज टू फाइनेंस द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट, तो अब भाई जो किंग बने हुए थे वो इन्हीं के दम पे बने हुए थे। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, जो भी किंग की इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरीके से किंग इस्टेबल हुआ है, और जैसे कि उनका कंस्ट्रक्शन है, जो वो टेम्पल बनवाते हैं, जो फोर्ट्स बनवाते हैं, दे वेयर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स। तो ये सब क्या करते थे ना, फाइट के लिए भी जो इनको मिलता था, रिसोर्स था, वो इन्हीं से मिलता था। विच वेयर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर। प्लंडर पता है क्या होता है, लूट पाट जिसे कहते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें ना ये लोग करते थे। एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स, सारी चीज़ों को हथिया लेते थे, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को हथियाने के बाद फिर बोलते थे जाओ हम तुम्हें दान में दे देते हैं, फिर लोग उसी के लिए उनको रेंट भी देते थे। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यूज़, जो भी ये फंक्शनरीज लगते थे, मतलब जो लोग थे जो इस पे काम करते थे कलेक्टिंग रेवेन्यूज़, वे आर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़। तो इन सबको रिक्रूट कहाँ से किया जाता था, नियुक्त कहाँ से किया जाता था, तो वो भी कुछ इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली फैमिलीज़ होती थी। एंड पोजिशंस वेयर ऑफन हेरिडेटरी, ठीक, जहाँ से क्या हुआ करता था, जैसे पप्पा अगर सिपाही हैं तो बेटा भी, मतलब अगर आर्मी के चीफ हैं तो बेटा भी ऐसा ही होगा। तो इस टाइप की जो ना इनहेरिटेड चीज़ें होती थी जो आर्मी कलेक्ट करते थे। जैसे आज के टाइम पे अगर कोई इंस्पेक्टर है तो उसका बेटा वो भी इंस्पेक्टर बन जाए, भले ही वो चोर रहे, लेकिन हाँ उसको क्या करना है, बनना इंस्पेक्टर है, क्योंकि उसके पापा भी इंस्पेक्टर थे। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, तो आर्मी में भी ऐसा ही हुआ करता था, बताया अभी। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हैड दीज पोजीशन। और किंग ना आज के टाइम पे, उस टाइम पे करता क्या था कि अगर उसको कोई रिलेटिव है ना तो पहले वो उसको जॉब दिलाता था। ये जितनी भी जॉब होती थी ना, पहले किंग अपने रिलेटिव को फिल कर लेता था, फिर आती थी कॉमन पर्सनस की बारी। तो यहाँ पे हाँ हम पढ़ रहे थे, इन वॉट वेज वॉज दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिस्टम, कैसे प्रेजेंट डे से सिस्टम है। तो हालांकि ज़्यादा कुछ अलग तो हो नहीं रहा है, करप्शन अपने चरम पे है, लेकिन फिर भी बात करें तो आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अलग है, कि एटलीस्ट जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी के बेस पे हैं, और जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह लिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटी पे आपको डिफ़ाइन किया जा रहा है, ना कि आपकी क्लोजनेस की, आप सत्ता में जो है उसके साथ आपकी क्लोजनेस से आपको डिफ़ाइन किया जा रहा है। सो यहाँ पे है फिर प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, कैसे प्रशस्तीज दी जाती थी और लैंड ग्रांट्स क्या होते थे। तो प्रशस्तीज कंटेन डिटेल दैट मैनी मे नॉट बी लिटरली ट्रू, ठीक है। तो प्रशस्तीज एक ऐसी डिटेल थी जो कि हो सकता है कि शायद ट्रू ना हो, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स।
तो ऐसा है कि कैसे रूलर खुद को जताना चाहते थे, मतलब जो प्रशस्तीज वगैरह होती थी तो पत्थर पे ऐसे लिखवा देते थे, इनक्रिप्ट करवा देते थे। अब पता नहीं उन्होंने अपनी तारीफ में कसीदे पढ़वाए हैं या ट्रू स्टोरी है या फेक स्टोरीज है, उसका मुझे नहीं पता, यानी किसी को ही नहीं पता है। लेकिन ऐसे ही वो खुद को दर्शाना ऐसे ही चाहते थे, डिपिक्ट ऐसे ही करना चाहते थे, एज वैलियंट, युद्धात्मक, और क्या है मतलब बहादुर टाइप के, वैलेंट होता है बहादुर, विक्टोरियस एकदम जीत वाले हैं, और वॉरियस मतलब योद्धा। फॉर एग्जाम्पल दीज वेर कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण्स, और ये जो लिखवाया जाता था वो ब्राह्मण्स के थ्रू लिखवाया जाता था। वो ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कभी कभी किस में कर देते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर देते थे। भाई ब्राह्मण को तो बहुत ज्ञानी माना जाता था, आज भी ऐसा ही है कि ब्राह्मण को ज्ञानी माना ही जाता था। डोंट टॉक अबाउट दैट, सभी ज्ञानी होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण्स के पास ज़्यादा ज्ञान होता था। अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट, अब एक नागभट्ट है, इनकी अचीवमेंट्स, इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तीज। यू रीड अबाउट द प्रशस्ती ऑफ गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। तो अभी हम पिछले साल ही समुद्रगुप्त की लास्ट टाइम की प्रशस्ति पढ़ चुके हैं। फिलहाल मैं जानती हूँ आप लोग की इनर फीलिंग कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बुक में लिखा है तो पढ़ा, मतलब बताया गया है, पढ़ा होगा। डोंट वरी, मैं आपको पढ़ा दूंगी बाद में। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। एक ऐसी जो प्रशस्ति है वो संस्कृत में लिखी गई है, कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में पाई गई है। डिस्क्राइब्स एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहार किंग। तो ये नागभट्ट थे कौन, एक प्रतिहार किंग थे। गुर्जर प्रतिहार का नाम अभी आपने पढ़ा ना, तो यही एक प्रतिहार किंग थे, और इन्होंने अपने आप को लिखा था, क्या लिखा था, द किंग्स ऑफ आंध्रा सैंधव सिंध। किसके किंग हैं, आंध्रा सैंधव के। विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सिंध का भी पार्ट कवर कर लिया, महाराष्ट्र का भी पार्ट कवर कर लिया, और कलिंगा का भी पार्ट कवर कर लिया, जो कहाँ पे है अभी ओडिशा में है। फॉल फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। जब वो उसके आगे तभी गिर पड़े थे जब वो एक प्रिंस था, मतलब राजा बना भी नहीं था। ही वॉन अ वॉक विक्ट्री ओवर, उसने किसके ऊपर विक्ट्री की थी, तो द रूलर ऑफ कन्नौज, कन्नौज के ऊपर उसने जीत हासिल की। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वेंगा, ठीक है, ये वेंगा के ऊपर, मतलब जो बंगा, सॉरी ये है बंगाल जो है, बंगा कहते थे उसको, तो यहाँ पे उसके ऊपर भी इन्होंने जीत हासिल की। अनर्ता, ठीक है, द गुजरात को अनर्ता कहते थे। अमालवा मध्य प्रदेश जीता था। किराता फॉरेस्ट पीपल्स के ऊपर भी उसने जीत हासिल की थी। तुरुष्का तुर्क के ऊपर भी उसने जीत हासिल की। वत्स मत्स्य, बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया जितने भी हैं वत्स और मत्स्य नाम के किंगडम्स थे, उनको भी इन्होंने जीत लिया था। तो इस टाइप से ये अपनी इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे कि भाई मैं ऐसा ऐसा महान काम किया हूँ, यहाँ सारी चीज़ें, और फिर लिखवाए जाते थे। तो ऐसी प्रशस्ति से पढ़ के पता चलता है कि हाँ किसने क्या कांड किए थे। ऑल्सो इफ़ यू कैन फाइंड सम ऑफ द एरियाज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन मैप फर्स्ट। तो चलो मैप फर्स्ट में देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, फिलहाल अभी बाद में देखेंगे, अभी हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में देख लेंगे। अदर रूलर्स मेड सिमिलर क्लेम्स एज वेल, वाई डू यू थिंक, या फिर वीडियो पॉज करके पीछे चले जाना, वहाँ देख लेना। अदर रूलर्स में मेड सिमिलर क्लेम्स एज वेल, वाई डू यू थिंक दे मेड दीज क्लेम्स। तो तुम्हें ऐसा मतलब जो थे ना ऐसे लिख देते थे, मैंने इसको जीत लिया, मैंने इसको जीत लिया। भाई दूसरा वाला लिखवाता तो वो भी लिखता मैंने इसको हराया, मैंने उसको हराया। कोई उस टाइम तो जान नहीं रहा है, तो इसलिए फिर ये सारी चीज़ें होती थी, तो नहीं पता चलता था कौन सही बोल रहा है कौन झूठ, लेकिन हमें मिलता वही है पढ़ने को। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो जब किंग्स ज़्यादा खुश हो जाते थे तो ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट कर देते थे। दीज वे रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और कौन सी ज़मीन कहाँ पे दी है उसको रिकॉर्ड किस पे किया जाता था, तो इस टाइप की कॉपर प्लेट्स हुआ करती थी। विच वे आर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड्स, ये उनको दिया जाता था ये कॉपर प्लेट्स जिनको ज़मीन मिलती थी। और यहाँ पर एक इमेज देखो तो ये उन्हीं की इमेज है कि दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय रूलर इन द 9th century। 9th century में जिस तरीके से बनाया गया था, रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल, कुछ तमिल में लिखा है, कुछ संस्कृत में जो है ये वो यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में, जो भी लैंड्स इन लोगों को दी जाती थी। और इनके ऊपर एक रॉयल सील लगा दिया जाता था जो कि इंडिकेट करता था कि ये एक ऑथेंटिक, मतलब एकदम अप्रूव्ड वाला डॉक्यूमेंट है, ऐसे इधर उधर का नहीं डॉक्यूमेंट है। तो ये सील भी लगा दी जाती थी इनके ऊपर, और ये कॉपर प्लेट के साथ इसमें संस्कृत और तमिल में लिख के दे दिया जाता था कि तुम्हें ये वाली ज़मीन यहाँ से यहाँ तक की गिफ्ट की गई है। व्हाट वॉज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ क्या क्या दिया जाता था। दिस इज द पावर ऑफ तमिल सेक्शन ऑन अ लार्ज गिवन बाय द चोलास।
We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. ठीक है, तो ये दिया जाता था, थॉर्नी बुशेस वगैरह लगा दिए जाते थे जैसे बाउंड्री, एक नेचुरल बाउंड्री देने के लिए. दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन्स. फ्रूट बियरिंग ट्रीज, क्या क्या मिलता है उसके साथ में, हाँ वो भी बता दे रहे हैं. उसमें फ्रूट बियरिंग ट्रीज हैं जिसमें फल लग रहे हैं, पानी है, लैंड है मतलब ज़मीन है, गार्डन्स हैं, बगीचे हैं, एंड ऑर्किड्स हैं, फूलों का बगीचा है, ट्रीज़ हैं, पेड़ है, कुआं है, ओपन स्पेस है, खुली जगह है, पास्चर लैंड है, चरवाहे वाली जगह है, विलेज एंड हिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनल्स, नहर, डिचेस, गड्ढे, रिवर्स, नदियाँ, सेल्फ लैंड लैंड, ठीक है, टैंक्स भी हैं, ग्रीनरीज भी हैं जहाँ अनाज रखा जाता है, फिश पॉन्ड्स भी हैं जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, बी हाइव्स भी हैं. बी हाइव्स क्या होते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं. डीप लेक्स, ही हु रिसीव्स द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट. तो इन सारी चीज़ों से वो क्या कर सकता है, जो भी लैंड लेता है उसके साथ में ये कलेक्ट कर सकता है. ही कैन कलेक्ट, अगर कोई भी चीज़ है उस लैंड के ऊपर टैक्स लगा सकता है, ले सकता है, कलेक्ट कर सकता है अगर किसी को देना है तो. ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन्स. The tax on betel leaves, that on woven cloth as well as on vehicles. ठीक, सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होंगी वहाँ पर उसको एज अ टैक्स वहाँ पर वो क्या लग सकते हैं, ले सकते हैं. ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, वो वहाँ पे बड़ा सा कमरा बनवा सकता है. विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बिग ब्रिक्स, ठीक, अब पक्का मकान बनवा सकता है. ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, वो बड़े से और छोटे कुएं खुदवा सकता है. ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस, वो प्लांट लगा सकता है या बुशेस लगा सकता है अगर ज़रूरी हो तो. ही कैन गेट कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन, तो वहाँ तक वो कैनाल्स वगैरह भी, जो नहर वगैरह है वो अपने खेतों तक या जो लैंड से मिली है वहाँ ले जा सकता है. ही शुड इंश्योर दैट वाटर्स इज नॉट वेस्टेड एंड दैट एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट. तो उससे जो भी ज़मीन लेगा ना उसे ये श्योर करवाना पड़ेगा कि जो पानी है ना उसको ले तो तुम ले रहे हो लेकिन वेस्ट मत करना. एंड द एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट, और ये जो खेत ज़मीन है इसके चारों तरफ थॉर्नी बुशेस लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन इनके एम्बैंकमेंट्स बनाओ, कल को फिर से वापस लड़ने मत आना कि मेरी ज़मीन थी पड़ोसी ने हथिया ली है. तो इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी जो लैंड के साथ मिला करता था. मतलब इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर वो आप कर सकते हो. अगर आपको ज़मीन मिल जाती तो उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी क्या होती थी वहाँ पर मिल जाती थी आपको. List all the possible sources of irrigation mentioned in the description and discuss how these might have been used. बहुत सारे इरीगेशन के सिंचाई के माध्यम थे और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में बताया भी गया है. कैनल्स हैं एंड रिवर्स हैं, ठीक, और वैसे भी हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, रेन्स के वाटर भी हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं और हम कैसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं आपको पता ही है कैसे यूज़ कर सकते हैं. नहरों का पानी, नदियों का पानी कैसे यूज़ कर सकते हैं सिंचाई के लिए. अनयूजुअल द 12th century वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हू रूल्ड ओवर कश्मीर. तो यहाँ पे एक 12th century की एक बुक है जो संस्कृत में है, और संस्कृत में भी क्या है तो पोएट्री फॉर्म में है, मतलब कविता के फॉर्म में लिखी है. ये पूरी किसकी कंटेन करती है, क्या कंटेन करती है, तो ये हिस्ट्री कंटेन करती है. किसमें इसकी हिस्ट्री लिखी गई है, तो जो कश्मीर के ऊपर किंग रूल करता था. इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हड़. ये किसके द्वारा लिखी गई है तो कल्हड़ के द्वारा. बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कल्हड़, ठीक है, कल्हड़ ने ये बुक लिखी थी. यूज्ड वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस की जो वैरायटी है उसके सोर्सेज पे लिखी है. डॉक्यूमेंट्स लिख के बेस पे लिखी है, और कुछ तो उसने खुद भी देखा होगा. अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज, आई विटनेस मतलब खुद आंखों देखा गवाह था. एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट, तो उसने सारी चीज़ों का मतलब दिया है कि हाँ ये देखो इसके बेसिस पे मैंने ये लिखा है. अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज की तरह नहीं था कि उसने सब कुछ अच्छा ही अच्छा बढ़िया लिख दिया. उसने क्रिटिकल चीज़ें भी, मतलब जो निंदा वगैरह भी थी रूलर्स की पॉलिसीज़ के बारे में, वो भी लिखा है कल्हड़ ने. तो क्या लिखा है कल्हड़ ने, वैसे इनकी बुक का नाम था रास तरंगिणी, ठीक है, रास तरंगिणी जो था इनकी बुक का नाम था. एन.ए. कल्हड़ ने लिखा था. इसमें कश्मीर के उसके बारे में था. वॉरफेयर फॉर वेल्थ, तो वार कैसे हुआ करती थी. यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन. एक कहीं स्पेसिफिक रीजन में ही हुआ करता था. और एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज, और इसी समय पे ये दूसरे कंट्रोल एरियाज को कंट्रोल करना चाहते थे,
ठीक। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज, और जो यहाँ पे सबसे बढ़िया वाली सिटी थी, जो सबसे बढ़िया वाला एरिया था जहाँ सारी पूरी कंट्री को कंट्रोल किया जा सकता था, मोस्टली रीजन भी वहीं से कन्नौज, वो था कन्नौज का एरिया। द गंगा वैली, यहाँ पे गंगा और जमुना जी मतलब संगम वाला एरिया था। तो सब लगभग जो सेंचुरी सदियों से ना जो रूलर्स थे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के, ये कन्नौज के लिए लड़ते थे। कौन कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार के साथ में कौन थे? प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल। तो ये लोग आपस में किस चीज़ के लिए लड़ते थे? तो ये लड़ते थे किसके लिए? कन्नौज के लिए। और इन्हीं को कहा जाता था थ्री पार्टीज, यानी ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। तो किसे कहा जाता था? ये जो कन्नौज वाले एरिया के लिए है, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये सब तीनों लड़ते थे। इन्हीं को क्या कहा गया? तो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बाद हम बात करें तो रूलर्स हु आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग ग्लास टेम्पल्स। तो ये ना अपनी जो उपलब्धि है, ठीक, वो कैसे शो किया करते थे? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग और टेम्पल बनवा दिया करते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन एंड अदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वेर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। भाई जो मंदिर है ना, उसमें तो आज भी इतना पैसा है कि कोई इंसान ऑब्वियसली बहुत ही तरीके से आज सरवाइव कर सके। अगर हम सारी मंदिरों के जो खजाने हैं वो निकाल लें तो हम काफ़ी रिच हो जाएंगे, क्योंकि सारे जो राजा लोग थे ना वो यही काम किया करते थे, किंग्स वगैरह, कि मंदिर बनवा देते थे और उसमें पैसे छिपा देते थे। तो जब भी कोई कहीं अटैक होता था तो एक दूसरे के मंदिरों के ऊपर ही अटैक किया जाता था। हाँ, वन सच रूलर इज मोहम्मद ऑफ गजनी। तो एक जो रूलर था ना गजनी का, अफगानिस्तान से था ये गजनी। इसने कब से कब 17 बार इंडिया पे रेड किया, मतलब लूटा इंडिया को। कब से? तो 1000 से 1025 के बीच में 17 बार लूटा विद रिलीजियस मोटिव। तो इसका मोटिव सबसे पहली बात तो था कि रिलीजियस ही, मंदिरों पे हमला, मतलब एक जो इसका रिलीजन था ना वो हिंदुओं का, वो ये बर्बाद करना चाहता था। तो इसने बहुत ही ज़्यादा जो धनी धनी टेम्पल्स थी उसको इसने लूटा, जिसके पास कोई प्रॉपर्टीज़ थी। जैसे जो सोमनाथ है गुजरात का, उसको इसने बहुत बुरी तरीके से लूटा, बहुत बुरे तरीके से बर्बाद किया, बर्बाद कर देता था पूरी मंदिरों को। मच ऑफ द वेल्थ मुहम्मद गौरी कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी। और जितना भी पैसा इसने लूटा ना, इसने एक स्प्लेंडेड मतलब होता है भव्य, एक भव्य सी सिटी बनवा दी। कहाँ पर? गजनी में। बताओ, यहाँ से लूट के ले गया, अफगानिस्तान से आया और फिर क्या किया इसने? गजनी को मतलब यहाँ के माल से भर दिया, माल मतलब पैसे के से भर दिया। अदर किंग्स हु एंगेज इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चौहान्स। जो और आए किंग वॉरफेयर में, उनका था चौहान्स, जिन्हें हम चौहान्स नाम से भी जानते हैं। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। अजमेर और दिल्ली वाला रीजन इनके कंट्रोल में था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। ये चाहते थे कि जो वेस्ट है और ईस्ट दोनों में कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश कर दें, दोनों को कंट्रोल करें। वेयर दे वेयर अपोज बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात। लेकिन इनके अगेंस्ट भी आ रहे थे कि भाई तुम सबको कैसे करोगे। चालुक्य थे गुजरात के, उन्होंने किया। एंड द गढ़वाल्स थे ऑफ वेस्टर्न, इनको, ये सब उत्तर प्रदेश के थे, ये लोग नहीं आगे आने दे रहे थे चौहान रूलर को। लेकिन जो पृथ्वीराज थर्ड था, इसका नाम सुना भी होगा, मोहम्मद गोरी के साथ इसका तराइन में युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन था ये? मोहम्मद गोरी। वैसे इसका नाम घोड़ी क्यों लिखा रहता है? ठीक है, फिलहाल गौरी है। तो ये था मोहम्मद गोरी, या हियर इट इज़ रिटन मोहम्मद गौरी। ठीक है, नाम अच्छे से देख लो एक बार, मोहम्मद गोरी। तो ये मोहम्मद गोरी के साथ था, ये तुर्क रूलर था, तुर्की था। इसके साथ ये लड़ा था और 1191 में पहली बार लड़ा तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, बट दूसरी बार फिर आया लड़ने के लिए 1192 में, और ये तराइन में क्या हो गया, ये दूसरी बार जीत गया, फिर दूसरी बार जीत के ले गया। तो पृथ्वीराज ने, चौहान ने इसको मार भी दिया था वहाँ पर, इनको बंदी बना कर ले गया था। बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में भी स्टोरीज़ हैं। तो अ क्लोजर लुक द चोलास फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर। चोलास के बारे में बात करते हैं भाई, अच्छी इमरजेंसी इनकी। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। तो कैसे पावर में आए? अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्तरियार। एक फैमिली थी, क्या नाम था उसका? मुत्तरियार। ये जो फैमिली थी हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा, इनके पास कावेरी डेल्टा में पावर थी। और मैंने अभी बताया कि सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे।
तो ये थे पल्लव कांचीपुरम के। विजयाला हु बिलोंग टू एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरैयूर। तो ये एक चीफली फैमिली था, विजयाला नाम था इसका, विजयालया, ठीक। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुत्तरैयर, तो मुत्तरैयर के डेल्टा को इसने कैप्चर कर लिया। और लगभग 9th सेंचुरी के मिड में ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावर, इसने एक टाउन बना लिया। कौन सा? तंजावर। तंजावर जो था ना वो काफ़ी फेमस था उस टाइम का, बहुत ही फेमस जगह थी। एंड द गोल्ड टेम्पल ऑफ गॉडेस निसुम्बिनी देयर, और ये विजयालया ने ही तंजावर इस्टेब्लिश कर दी सिटी, और वहाँ पे निसुम्बिनी जी की देवी का मंदिर भी बनवा दिया। ठीक है, किसका मंदिर बनवाया? निशुम्बिनी जी का। अब आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर ये एक मेजर एरियाज जो है वो चोल ने क्या कर लिया है अपने अंडर में। यहाँ पे भी तो मैं 3 चीज़ें दिखा रही थी, चोर, चेरा एंड पांड्यास। चोल यहाँ पे थे कहीं पे, और चेराज यहाँ पे थे, एंड पांड्यास यहाँ पे थे। चालुक्य यहाँ थे, क्या कहते हैं, ये कर्नाटक वाले एरिया में, वहीं महाराष्ट्र वाले एरिया में देखने को मिला होगा तुम्हें। उनको क्या नाम है, अरे राष्ट्रकूट जो थे वो तुम्हें वहाँ दिखाई देंगे। गुर्जर प्रतिहार गुजरात में दिखाई देंगे। तो ये अच्छा, यहाँ पे देखो ये फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर है, मतलब यहाँ ना दिक्कत होती रहती थी, मारदाड़। जो यहाँ के लोग थे ना वैसे रात में सोते थे यहाँ पे, इनके किंगडम में सुबह उठते थे तो इनके किंगडम चले जाते थे, ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था, फ्लक्चुएट करते रहते थे इधर से उधर। फिर आगे करते हैं, द सक्सेशर्स ऑफ विजयालास कंकर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स न्यूज इन साइज एंड पावर। धीरे धीरे इनका जो पावर और साइज है वो बढ़ता गया, नेबरिंग चीज़ों को भी, जो आस पड़ोस की चीज़ें थी उनको भी कवर करते चले गए। द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वॉज मेड फॉर पार्ट ऑफ दिस किंगडम। अब जो धीरे धीरे चोल ना ज़्यादा बढ़े आगे, तो इनके अंडर में आगे कौन? पल्लव आ गए, और कौन आ गया? पांड्यन जो थे वो दोनों ही इनके अंडर में आ गए। अब ये इसमें जो सबसे फेमस राजा था ना वो यही था, राजा फर्स्ट, कंसीडर द मोस्ट पावर ऑफ रूरल। सबसे शक्तिशाली राजा राज फर्स्ट था। बिकेम किंग इन 1985 में किंग बन गया, और इसने बहुत सारे एरियाज पे आगे काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, राज वॉज सन राजेंद्र फर्स्ट। राजा का पहला जो बेटा था, मतलब पहला क्या, मतलब जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, उसने इसको जो पॉलिसी थी, इनके नियम और कानून थे उसको आगे फॉलो किया। इसने गंगा वैली, गंगा साइड में भी वो किया, आक्रमण किया, श्रीलंका साइड भी किया। एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं जो हमारी हो गई, जैसे इंडोनेशिया हो गई, जगार्ता हो गई, मलेशिया हो गई, तो इसने यहाँ पर भी क्या किया, अपनी नेवी थी उसको भेजना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे सब चीज़ों पर अपना वो जो साम्राज्य है वो बढ़ाने लगा। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, तो यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर थी, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स थे। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावर एंड गंगाईकोंडा चोलपुरम, जैसे भी बताया निशुम्बिनी देवी बनवाया, गंगाईकोंडा चोलपुरम बिल्ड बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्बल। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करें जो बनवाने का है, देखो भाई कितनी भव्य मंदिर बनवाई है इसने, बात तो सही है। चोलास की जो आज भी मंदिर है वो हम पढ़ते ही हैं। द टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम, नोटिस द वे इन विच द रूफ टेपर्स ऑल्सो टुक एट द एलेबरेटेड स्टोन स्कल्पचर यूज्ड टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स। तो ये स्टोन स्कल्पचर्स यहाँ पे बहुत माइनर जो है ना वो स्टोन से, पत्थर पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और कैसे देखो ये मंदिर जो है वो ऊपर से जाके टेपर हो गया, मतलब पतला हो गया है, नीचे एकदम चौड़ा सा था। तो बहुत अजीब तरीके का स्कल्पचर बनवाया, जिस तरीके की वास्तुकला जो थी भाई कमाल की थी। Chola's temple often became nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft and production. तो धीरे धीरे क्राफ्ट और प्रोडक्शन का सेंटर बन गया था। टेम्पल्स वेर आल्सो इंडोर्ड विद, किसके साथ बनी हुई थी? बाय रूलर्स एज वेल बाय अदर्स। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and the very often lived near it. Priest, गार्लैंड मेकर्स, भाई जो भी यहाँ से प्रोड्यूस होता था ना, टेम्पल से आता था, टेम्पल की जो ज़मीन होती थी वो किसके लिए जाते थे? तो यहाँ के जो प्रिस्ट थे, मतलब जो साधु महाराज थे वगैरह, संत वो लोग थे, पूजा करवाते थे। जो गार्लैंड मेकर्स थे, माला बनाते थे, पकवान थे, और स्वीपर्स थे जो भी झाड़ू वगैरह लगाते थे, जो वहाँ गाना बजाना करते थे, नाचते थे, तो इन सब के लिए उसका प्रोड्यूस चला जाता था।
जो भी वो वहाँ से निकालते थे। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो बस पूजा की जगह नहीं थे, ये किसके लिए थे, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ, जो सोशल और कल्चरल लाइफ मेंटेन करने का जरिया भी यही था कि वहाँ पे टेम्पल्स बनवा दिए जाएँ। तो एटलीस्ट जो हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ है, सामाजिक और कल्चरल लाइफ है, ये क्या हो जाएगी ना, हमारी सेफ हो जाएगी इनसे, ठीक, सांस्कृतिक और सामाजिक। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze image was the most distinctive, ठीक है, बहुत सबसे अलग चीज़ थी ना, ये लोग ब्रॉन्ज की इमेज बनाते थे। चोला ब्रॉन्ज इमेज वॉज कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट द वर्ल्ड, तो अगर अब तक की फाइनेस्ट सबसे अच्छी बात करें तो कौन बनाया है, चोला की ही है। While the most images were the deities of, sometimes images were made of devotees as well, कभी कभी देवियों की बनाई जाती थी, कभी कभी उनके भक्तों की बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, बात करें कि वहाँ पे खेती और सिंचाई का सिस्टम क्या था, तो मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ चोल वेयर द पॉसिबल थ्रू वेयर डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, तो जो भी उनका इस्टेब्लिशमेंट हो पाया, जिससे वो पावर में आ पाए, तो एक तरीके से कह सकते हो कि वहाँ पर जो खेती और किसानी थी इन लोग की, जो इरीगेशन सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ था वो काफ़ी अच्छे से हुआ। तो इन्होंने नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स, एक रिवर कावेरी है उसने बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में, मतलब छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया, एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, तो बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब छोटी छोटी नदियाँ इसमें से क्या हुई हैं, निकली हुई हैं। डिपोजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन दियर बैंक्स, तो इनके साथ जब ये हमने पढ़ा भी है कि एलुवियल सॉइल होती है, जो भी नदियाँ अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, और ये काफ़ी ना फर्टाइल होती हैं, मतलब उपजाऊ होती हैं, इसमें से अच्छी खासी खेती होती है। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो यहाँ वाले एरिया में ना अभी भी आप देखते होगे कि साउथ में राइस बहुत होता है, तो ये राइस के लिए काफ़ी सही रहता था, बहुत ही धन्य धान्य से लोग भर जाते थे जब कावेरी के डेल्टा में जो रहते थे, तो इसकी वजह से भी इन लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता था, प्रोड्यूस ज़्यादा होती थी, तो भाई टैक्स अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा, तो लोग अच्छे रहेंगे। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वाज ओनली फॉर द 5th और 6th सेंचुरी दैट इज एरिया ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन, तो लगभग 5 से 6 6th के सेंचुरी के बीच में बहुत ही अच्छा कल्टिवेशन होता था यहाँ पे, डेल्टाज वगैरह अच्छे खासे थे, दैट्स वाई क्या हो गया है ना कि ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पर। Forest had to be cleared in some times regions and led to be leveled in another areas, फॉरेस्ट भी क्लियर किए जा रहे थे और लेवल किए जा रहे थे, उनको मतलब समतल किया जा रहा था ताकि वहाँ पे भी कल्टीवेशन किया जा सके और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके। डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, और यहाँ पे जो भी चैनलिंग है, मतलब ये जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स थी ना, अब इसकी एम्बैंकमेंट की जा रही थी कि ऐसा ना हो कि फ्लड वगैरह बाढ़ वगैरह आए तो इससे खेत खराब हो जाए। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन अ ईयर, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भी चलने लगा, एक साल में 2 फसलें उगाई जा रही थी। ये सारी जो चीज़ें थी ना वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल रही थी एम्पायर के ऊपर। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, ए वैरायटी ऑफ मेथड्स वेर यूज्ड फॉर इरीगेशन, बहुत से इरीगेशन के तरीके, सिंचाई के तरीके बहुत सारे थे। सम एरियाज वेल्स वेयर डग, कहीं कहीं तो कुएँ मतलब खोदे जाते थे, कहीं पे बड़े बड़े टैंक्स बना दिए जाते थे, तो जो टैंक्स होते थे वो रेन वाटर जो है वो कलेक्ट कर लिए जाते थे। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, तो जो इरीगेशन है ना वो किस पे वर्क करता है, तो किस तरीके से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, इन सारी चीज़ों पे वो वर्क करता है। हालांकि यहाँ पे बीच में देख लो तुम लोग, एक ये जो है हमारी क्या है ब्रॉन्ज स्कल्पचर बताया नहीं कि किसकी किसकी बनाई जाती हैं, तो ये मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पे पूरी इमेज आप देख सकते हो किसकी है, तो ये एक इमेज बनाई गई है ब्रॉन्ज की, और ये स्कल्पचर नोटिस हाउ केयरफुली इट इज़ डेकोरेटेड, और कितना केयरफुली तरीके से, कितनी ही अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है, जो ब्रॉन्ज की इमेज बनाई गई है। ठीक है, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड, दिखाया कैसे वाटर्स को शेयर करते हैं, कैसे लेबर करते हैं, ये सारी चीज़ों को। डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड, मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स as well as people living in village today एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आज के जो रूलर्स हैं, मतलब है ना, पहले के टाइम पे ये देखो कैसे बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। 9th century sluice gate in तमिलनाडु रेगुलेटेड ओवरफ्लो ऑफ वाटर, अगर ज़्यादा पानी बह जाता था इसमें तो ये क्या करता था, फ्लो रोक लेता था पानी का।
Channels that irrigated the fields less get traditionally a wood or metal barrier which is commonly used to control water levels and flow rates in rivers and canals. तो ये बना दिए जाते थे ताकि जो चीज़ें हैं ना वो धीरे धीरे पानी जाए और जो भी आए हमारा क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बाढ़ आता है तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाती थी। ठीक है, और ये इससे लेवल भी पता चलता रहता था कि पानी कितने लेवल पे है, फ्लो का रेट क्या है। इस तरीके से ये चीज़ें बना दी गई थी स्ट्रक्चर उस टाइम पे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, कैसे बनाया गया? सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर। ठीक, तो ये जो इनके संबंध होते थे, सेटलमेंट्स होते थे किसके किसानों के साथ, उसको बोला जाता था उर। बिकेम प्रॉस्परस विथ स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चरल, तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया, धन्य धान्य आ गया इनके यहाँ, समृद्धि आ गई जो इरिगेशन था सिंचाई की वजह से। ग्रुप्स ऑफ सच विलेज फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। अब समझ में आया तमिलनाडु का नाम नाडु क्यों पड़ा है? तो ये जो ग्रुप्स होते थे इन विलेज को हम कहते थे क्या? नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, और ये लोग साथ मिलके ना बहुत सारे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किया करते थे। ठीक है, प्रशासनिक काम जिसे कहते हैं। इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, और इसमें मैटर्स आते थे जैसे जस्टिस का काम हो गया और किसका काम हो गया, टैक्सेस रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम हो गया। तो ये सब ये लोग आपस में मिलके करते थे। रिच पेजेंट्स एक्सरसाइज का कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू। रिच जो पीजेंट्स होते थे, जो ज़्यादा रिच फार्मर्स होते थे, वो उन्हें ओवर द फेयर्स ऑफ द तमिलनाडु, इनके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल होता था। द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, द चोल किंग्स गिव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मूवेन द वेलन। क्या लिखा था? मूवेन द वेलन, ये टाइटल दिया था। ठीक, जिसको देखते थे कि अरे वाह ये अच्छा काम कर रहा है। अ वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, तो ये नाम क्या है कि सर्विंग 3 किंग्स के लिए ये नाम इनको दिया गया था। अराइयर चीफ एट एक्स्ट्रा एज मेकर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्टेड देम विद इंपॉर्टेंट ऑफ ऑफिसर्स इन दैट डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक तरीके से उनको दिया जाता था लॉलीपॉप कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हें ये टाइटल्स वगैरह दे दिए जाएं। टाइप्स ऑफ लैंड, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। वेलन वग्गी, तो ये वेलन वग्गी जो होता था ना, ये नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स को दिया जाता था। इनके पास क्या हुआ करता था? नॉन ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्हें कहते थे वेलन वंगी, वेलन वगाए। ब्रह्मादेय, तो ये ब्राह्मण को जो लैंड दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय। शाला भोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल। शाला भोग जो होती थी वो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए, स्कूल वगैरह बनवाने के लिए जो ज़मीन दान में दी जाती थी, शाला भोगा कहते थे। देवदाना और तिरुनमत्तुकन्नी, ठीक है, तो ये तिरुनमत्तुकन्नी जो है और देवदाना है, ये टेम्पल्स को गिफ्ट किया जाता था, टेम्पल्स वगैरह के लिए। ठीक है, विलन वगी हो गया, ये नॉन ब्राह्मण्स को, ब्रह्मदेय ये हो गया ब्राह्मण्स को, शाला भोग किसके लिए हो गया? तो जो स्कूल्स वगैरह को दी जाती थी लैंड, उनको शाला भोग कहते थे। पल्ली चंदनम, तो ये किसके लिए होता था? जो जैन इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये स्कूल्स के लिए शाला भोग है, लेकिन जो जैन्स के लिए बनवाया जाता था उसको क्या कहते थे हम लोग? पल्ली चंदनम। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड्स ग्रांट्स ब्रह्मदेय, ठीक है, ब्राह्मण्स को जो जमीन बनती थी उसे ब्रह्मदेय कहते थे। लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया, बहुत सारी जमीन हो गई थी इनके पास ब्राह्मण्स के पास। ईच ब्रह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर। दिस असेंबलीज वर्कड वेरी इफिशिएंटली, और ये असेंबलीज वगैरह में भी भाग लेते थे, भाई इनके पास पैसा हो जाता था। ये डिसीजेस वे रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शन, और जो भी कभी डिसीजेस सुनाते थे उनको ऐसे ही इंस्क्रिप्शन बनवा के क्या किया जाता था? रिकॉर्ड कर लिया जाता था कि ये बात इन्होंने बोली है। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स, ठीक, तो जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन था, जो ट्रेडर्स ने फॉर्म किया था अपना ग्रुप, उसको क्या कहा जाता था? नगरम्स कहा जाता था, जो ट्रेडर्स ने फॉर्म किया था। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए ही हुआ करता था, जो शहरों में हुआ करती थी। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट,
डिस्ट्रिक्ट उत्तर मेरूर में जो इंस्क्रिप्शन मिला है तमिलनाडु के। प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड, कैसे जो सभा है ना वो ऑर्गेनाइज की जाती थी, ये इसके बारे में कहाँ मिलता है डिटेल, तो वो मिलता है उत्तरा मेरूर के डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क्स, कैसे इरीगेशन करना है भाई, मेन काम उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही था, एग्रीकल्चर की वजह से ये लोग प्रॉस्पर हुए थे, उसी पे नियम कानून ये लोग क्या करते थे, बनाते रहते थे। फिर टिकट्स पे, पॉम लीव्स पे, दिस टिकट्स वेयर पुट इनटू एन अर्थनवेयर पॉट, उनको ना किस में रखा जाता था, तो एक पॉट में रखा जाता था। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट वन बाय वन फॉर ईच कमिटी, जिसमें एक छोटे बॉय को कहा जाता था कि टिकट्स लेके आओ, एक एक जो है कमिटी के लिए, जी कमिटीज़ के लिए क्या करो, लेके आओ। तो पहले भाई सभा में क्या करते थे ना, बहुत सारी कमिटी बना देते थे ताकि वो इरिगेशन वर्क को अच्छे से देख पाएँ। गार्डन्स को कौन देखेगा, टेम्पल को कौन देखेगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना इसको लिख दिया जाता था, नाम लिख दिया जाता था एक पाम लीफ पे या स्मॉल टिकट में, फिर एक पॉट में बंद कर दिया जाता था और फिर एक बच्चे को भेजा जाता था कि जाओ उसमें से उठा के ले आओ टिकट कमेटी के लिए, तो वो ले आके देता था। इस तरह से चूज़ हो जाता था कि कौन सी कमेटी कौन सा काम संभालेगी, ठीक है। तो हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट से क्या पता चलता है कि कौन सभा को संभालेगा। द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फॉर्म विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, तो जो भी सभा का मेंबर बनना चाहिए वो उनके पास ज़मीन होनी चाहिए, वो ज़मीन का मालिक होना चाहिए जिससे कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा हो। दे शुड हैव दियर ओन होम्स, उनके पास खुद का घर होना चाहिए। दे शुड बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज भी डिसाइडेड थी कि 35 से 70 के बीच में होने चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेद के नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, प्रशासनिक कार्य में भी उनको निपुण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए जैसे कहते हैं हम लोग। और क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब ईमानदार होना चाहिए। इफ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 ईयर ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमिटी, अगर वो किसी कमिटी का 3 साल से रह चुका है सदस्य तो किसी और कमिटी का फिर सदस्य नहीं बन सकता है। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस, जिन्होंने कभी अपना अकाउंट अपना हिसाब किताब नहीं पूरा किया है और या फिर उसके जो रिलेटिव है उसने भी अपना हिसाब किताब नहीं पूरा किया है तो वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो कितनी अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई थी इन्होंने टेक्स्ट वगैरह में। While inscriptions tell us how the king and powerful men, here is an excerpt from the Periya Puranam, a 12th century Tamil work, which informs us about the lives of ordinary men and women. तो एक पेरिया पुराणम लिखा गया था 12वीं शताब्दी में, तमिल का है ये। तो ये किसके बारे में लिखता है, जो सामान्य हैं, मेन हैं और वुमेन हैं, उनके बारे में ये लिखता है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदनूर वॉज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलायस, अ नेम यूज्ड फॉर अ सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट। तो पुलैयास का है अदनौर, हैमलेट होती है एक स्मॉल जगह जहाँ पुलैयास है। नेम यूज्ड फॉर सोशल ग्रुप, जो हम जिसे बाहरी कास्ट का कहते हैं। Brahmins and Vellals studded with the small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in menial occupations. जो कहाँ रहते हैं, छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं, पुराने झुग्गियों में रहते हैं, और एग्रेरियन लेबर्स मतलब जो मजदूरी हैं, किसानी मजदूरी वाले हैं। इन द थ्रेशोल्ड्स ऑफ द हट्स कवर्ड विद स्ट्रिप्स ऑफ लेदर लिटिल chickens moved about in groups. Dark children who wore bracelets of black iron were prancing about carrying little puppies. तो ये एक दृश्य बताया गया है कि कैसे कैसे दृश्य है वहाँ पे, जो हैं उसमें से चिकन्स निकल के बाहर घूम रहे हैं। एंड डार्क चिल्ड्रन हु वेयर ब्रेसलेट्स ऑफ ब्लैक आयरन, उनके हाथों में किस तरीके का है, तो ब्लैक आयरन बंधा हुआ है उनके हाथों में, वो अपने हाथों में छोटे छोटे पपीज़ को लेके घूम रहे हैं। इन द शेड ऑफ द Marudu, Arjun trees, a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. एक लेदर है उस पर एक लेडी जो है जो का मजदूर है वो वहाँ पे अपने बच्चे को सुला रही है। देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांचेस स्टम्प्स वे आर हैंगिंग, बहुत सारे मैंगो के ट्रीज हैं जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। एंड अंडर द कोकोनट पाम्स इन लिटिल हॉलोज द ग्राउंड टिनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर वेल्पिंग, वहाँ पे क्या है कि जो नारियल के पेड़ हैं
उनके नीचे जो है वो बिचेस वो लेटी हुई हैं, ठीक है। The red crusted rocks crowed before dawn, calling the brawny player plural to their day's work, and by day, under the shade of the kanji tree separate the voice of the wavy-haired Pulaya woman. पुलैया बताया ना अभी कि बाहरी की जो कास्ट वाली हैं, सिंगिंग एज दे वेयर हस्किंग पैडिंग, ठीक, जो फटक रही हैं, चावल फटक रही हैं। एक दृश्य बताया कि कैसे उस टाइम के लोग रहा करते थे, ऑर्डिनरी वुमेन, मेन एंड वीमेन कैसे रहा करते थे। इसके बारे में कहाँ लिखा है, तो पेरियान पुराणम में ऐसी ही चीज़ें लिखी हैं कि कैसे लोग रहते थे, है ना। वेयर देयर एनी ब्राह्मण्स इन दिस हेमलेट, क्या ब्राह्मण है हेमलेट में। डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज दैट वेर टेकिंग प्लेस इन द विलेज, जो भी चीज़ें विलेज में हुआ करती थी। वाई डू यू थिंक पीपल डिस्क्रिप्शंस इग्नोर दिस एक्टिविटीज़, इंस्क्रिप्शंस में ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों नहीं लिखी जाती थी, क्यों पीपल इग्नोर कर दिया करते थे इन सारी चीज़ों को। तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो कमेंट में डालिएगा अगर आपका दिमाग चल रहा होगा तो ये आउटकास्ट किए गए थे, मतलब बाहर निकाल दिए थे। जो ब्राह्मण थे, जो वेलल्लास थे, इन्होंने क्या कर दिया था, इनको बाहर निकाल दिया सोसाइटीज़ थे। तो उसके बारे में इसमें लिखा है पेरियारपुरम में, ब्राह्मण्स के बारे में नहीं लिखा है। फाइनली हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ये हो जाता है एंड। ओहो मज़ा आ गई। तो आपको चैप्टर आई थिंक समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइजेज जो है ना वो खुद ब खुद हो जाएंगी। और ये वीडियो काफ़ी लंबा चला गया बट सही है, आपको समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। अगर आंसर्स नहीं आते हैं तो पहले तो आप खुद से ट्राई करिएगा, और अगर नहीं आते तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स भी करवा दूँगी जो इसके एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट टाइम इमेजिन यू आर प्रेजेंट इन एन इलेक्शन फॉर अ सभा, डिस्क्राइब व्हाट यू सी एंड हियर। तो मान लो तुम एक सभा में खड़े हो। अभी हमारे पास एक और है जिसके हम चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा हो गई, विधानसभा हो गई। मतलब काफ़ी जो हम एंशिएंट हिस्ट्रीज पढ़ते हैं ना, उससे काफ़ी चीज़ हमने अडॉप्ट भी की हैं, काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं। तो ये सारे कुछ थे। अभी तो लोकसभा विधानसभा चलता है फिलहाल। अभी आप प्रेजेंट कहाँ पे हो, तो एक सभा में प्रेजेंट हो, और बताओ कि वहाँ पे तुम क्या सुनते हो और क्या समझते हो, ठीक है। पता है अभी एलिजिबिलिटी क्या थी सभा की। फिर दूसरा है लेट्स रिकॉल मैन द फॉलोइंग। गुर्जर प्रतिहार कहाँ के थे, जो राष्ट्रकूट्स थे ये कहाँ के थे, ठीक है ना। तो गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान के थे। चोलास कहाँ के थे, तो तमिलनाडु के थे। पाल्स कहाँ थे तो बंगाल के थे। राष्ट्रकूट कहाँ थे, तो वेस्टर्न डेक्कन के थे। हु वेर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द थ्री पार्टाइट स्ट्रगल। तो हमने थ्री पार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा हुआ था, जहाँ पे कौन कौन थे, तो गुर्जर प्रतिहार थे, पाला थे एंड राष्ट्रकूट्स थे। यही तीनों पार्टीज जो थी वहाँ पे हमारी थ्री पार्टाइट स्ट्रगल में स्मॉल थी। व्हाट वेर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम कमिटी इन द सभा इन द चोला एम्पायर। तो सभा में क्या था कि उसके पास लैंड होनी चाहिए और जिससे वो रिवेन्यू कलेक्ट कर सके, उसके पास खुद का घर होना चाहिए, एज 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए, और बहुत सारे जो क्राइटेरियाज थे वो यहाँ पे लगभग दिए हुए हैं। दे शुड हैव नॉलेज, उनको वेद की नॉलेज होनी चाहिए थी, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में उनको अच्छा खासा आना चाहिए था, नॉलेज होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सभा के होनी चाहिए थी चोला एम्पायर में। व्हाट वेर द 2 मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द चहमान्स। तो यहाँ पे कौन कौन सी मेजर सिटी थी, तो एक अजमेर थी, ठीक है। कौन थी, तो राजस्थान, और जो राजस्थान के बाद ये क्या था हमारा गुजरात जो थी। ये 2 सिटीज़ क्या थी, इनके कंट्रोल में थी। किसके अंडर में थी, तो चौहान्स की कंट्रोल में ये सारी जो सिटीज़ थी वो हमारी इन्हीं के अंडर में थी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे दिखा देते हैं आपको चौहान किंग चौहान। तो दिल्ली और जो अजमेर था, ठीक, दिल्ली और अजमेर सिटीज़ वो इनके अंडर में थी। किसके अंडर में, तो चौहान्स के अंडर में ये दोनों कंट्रीज थी। सो होप लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डिड द राष्ट्रकूट बिकम पावरफुल। कैसे राष्ट्रकूट्स जो हैं वो पावरफुल बने। तो कैसे बने थे, आपको एक बार वीडियोस अगेन करके देखोगे तो वहाँ पे दिख जाएगा कैसे वो राष्ट्रकूट जो हैं वो पावरफुल बने। और फिर राष्ट्रकूट के बाद आए व्हाई डिड न्यू डायनेस्टीज टू डू टू गेन एक्सेप्टेंस। तो बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने एक्सेप्टेंस के लिए, जैसे क्षत्रिय में हिरण्य गर्भ वाला जो प्रोसेस था गुर्जर प्रतिहार ने अपनाया था, उन्होंने आर्म्स उठा लिए थे ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें की थी उन्होंने ताकि लोग उनको एक्सेप्ट कर लें।
व्हाट काइंड ऑफ इरीगेशन वर्क्स वेयर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन, किस तरीके की चीज़ें की गई थी इरीगेशन सिस्टम के लिए। तो भाई चैनल्स बनवाए गए थे, रिवर्स थी, वेल्स खुदवाए गए थे, है ना, जगहों पे बड़े बड़े टैंक्स बनवाए गए थे। ये सारी चीज़ें आपने भी पढ़ी हुई हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई गई हैं। व्हाट वेर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोलास टेम्पल, तो चोला टेम्पल में क्या क्या वर्क करता था, तो बहुत सारी चीज़ें होती, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स के लिए होता था। जैसे जो गार्लैंड मेकर्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब यही इन्हीं लोग उसके साथ टर्म्स में यूज़ हुआ करती थी। लुक एट मैप फर्स्ट मोर एंड फाइंड आउट वेदर दे आर वेर किंगडम्स इन द स्टेट इन विच यू लिव, क्या अभी भी हैं, तो हाँ ऑब्वियसली होंगे। हम लोग मैप फर्स्ट में जाके देख लेंगे चीज़ें बाद में। इसका मैं अलग से आपको वीडियोस बना के ही दे दूँगी ताकि आप लोग ईजिली इसको समझ पाएँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और मेरी वीडियोस या फिर जो भी हेल्प है अपनी वीडियोस से ले सकते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय।